अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आज का प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। शुरुआत प्रोग्राम की दुनिया का सबसे बड़ा मामला, और इसमें दो बातें हैं। गजा से खाली कराया जाएगा मुसलमानों को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेगी, और यूं कह सकते हैं कि बरक एक बार फिर गिरेगी तो मुसलमान पे। लेकिन ग्रेटर इसराइल का जो फार्मूला है, उसकी पेशरफ जो पिछले काफ़ी वक्त से हम देख रहे थे, शुरुआत जो हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल और उसके हामी जो हैं, या इसराइल और उसके जो गुरखे हैं अमेरिका के साथ मिल के मुसलमानों को इस गाजा और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के शहरों से खाली कराने की, कभी बमबारी करके तो कभी किसी और फार्मूला के तहत जो कोशिशें कर रहे थे, उसकी बाज़ाब्ता तौर पे अब खुद अमेरिका ने तस्दीक की है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुसलमानों से गाजा को खाली कराया जाएगा, फ़लस्तीन से मुसलमानों को निकाला जाएगा और फिर बाकी दुनिया के लोगों को वहाँ पे बसाया जाएगा। ये है अमेरिका का फार्मूला नंबर 1। पिछले 1.5 साल से लगातार फ़लस्तीन के गाजा और दूसरे शहरों पर इसराइल की बेरहमाना बमबारी होती रही। हज़ारों की तादाद में मुसलमान शहीद किए गए, लाखों की तादाद में बेघर किए गए और लाखों की दसियों की तादाद में मुसलमान ज़ख्मी हुए। हर तीसरे आदमी की टांग टूटी हुई है, बाजू टूटा हुआ है फ़लस्तीन के शहरों में, और हर घर से 2 लाशें निकली है। और हज़ारों की तादाद में बच्चों से लेकर ख़वातीन और मर्दों तक मारने के बाद अब उनको निकालने की बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई शुरू हुई है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद जहां बड़े फैसले तो किए दुनिया के हवाले से, वहीं ये फैसला भी किया कि अमेरिका गाजा पे अपना कब्जा करेगा। यूं दुनिया जानती है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस लड़ाई में शुरुआत अमेरिका की है, और अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं 1930 से लगातार ये सारी सोचाल बनाए हुए हैं। और उस सब में अब गाजा से बाज़ाब्ता तौर पे मुसलमानों को निकाल के उन्हें पास के मुस्लिम ममालिक में पनागज़ीन के तौर पे बसाने का जो अमेरिका का प्रोग्राम है, उसमें साफ जाहिर है उधर से फ़लस्तीन से मुसलमानों को निकाला जाएगा। किबला अव्वल यहूदियों और अंग्रेज़ों ईसाइयों के हवाले किया जाएगा, और किबला अव्वल के आसपास या किबला अव्वल की उस मुक़द्दस सरज़मीन से मुसलमानों को निकाल के अर्दन और मशरिक़ वस्ता के उन दूसरी जगहों पे बसाया जाएगा जहां ऑलरेडी मुसलमान हैं, जहां ऑलरेडी ये पनागज़ीन है बड़ी तादाद में। एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं पहले ही पनागज़ीन मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। वहीं एक और जलावतनी का सिस्टम शुरुआत जो है की जा रही है। और फिर वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा हुआ है कि जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि वो गाजा से कितने फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्कों में बसाने का मंसूबा बना रहा है, तो ट्रंप ने जवाब कहा सभी, यानी पूरे फ़लस्तीन से मुसलमानों को खाली कराया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया, लेकिन इसी अलमिया पर दुनिया में मुसलमानों के मुल्कों की तादाद जो है वो 50 से ज़ायद है, और इन 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में से किसी के मुंह से फ़िलहाल कोई भी इस बयान पर मज़म्मत नहीं हुई है। यूँ मुसलमान अक्सर हम कहते रहते हैं कि हम तो मज़म्मत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। दुनिया में मुसलमानों की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई भी मुस्लिम मुल्क अभी तक इसकी मज़म्मत नहीं कर सका है। हाँ, सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पे एक बयान जारी किया, और उसमें इस अमेरिकी सदर के इस बयान से अपने आप को अलग करते हुए बताया है कि ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेगा जो फ़लस्तीनियों को बेघर करेगा, उनके रियासत के हक से महरूम करेगा। ये इतना सा बयान, एक छोटा सा 2 लफ्ज़ी बयान, और ये वज़ारत ख़ारजा जो अरब कंट्रीज़ का मुसलमानों का सबसे बड़ा, जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, और वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब से एक बयान के हम डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अपने आप को अलग करते हैं, तो अंदाज़ा इस बयान का ये भी लिया जा सकता है कि कहीं सऊदी अरब अमेरिका के इस प्लान का हिस्सेदार तो नहीं है। दूसरे मसरी जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जिनमें उर्दन आता है, जिनमें शाम आता है, जिनमें तुर्की आता है, ये अरब ममालिक जो हैं, जो अरब के इस सहरा के आसपास के ममालिक हैं, वहाँ तो खामोशी और सलीबी जंगों की अगर बात की जाए
तो हमने खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह से लेके रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके मोहम्मद बिन कासिम तक जो सलीबी जंगें हैं, उन जंगों के पस मंज़र में ये जो सलीबी जंग है, इसका एक और मामला ये भी है कि मुसलमानों से इस इलाके को खाली करो और फिर इस इलाके से मुसलमानों को खाली करा के यहाँ गैर मुस्लिमों को बसाया जाए और फ़लस्तीन में मुसलमानों को निकाल के गैर मुस्लिमों को बसाने की अमेरिका का फार्मूला सबके सामने आ गया है। और इस फार्मूले पर मुसलमान दुनिया में कुछ मुस्लिम ममालिक जो अवाम, वहाँ की सरकार नहीं, कुछ मुस्लिम ममालिक की अवाम एहतजाज करेगी, एक रोज़ बाहर निकलेगी, लेकिन ओवरऑल बरक गिरेगी तो मुसलमान पर, अरब अजम से लेके मशरिक़ मगरिब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्लान है ईसाई ये यहूदी प्लान, ये उसी का एक हिस्सा है। और इसमें कुछ मुसलमान मुनाफिक भी शरीक होंगे और उन मुनाफिकों को दुनिया जानती है। बताने से लोग गुरेज करते हैं, लेकिन जानते दुनिया में है कि मुसलमानों में मुनाफिकों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया का एक बड़ा मामला और इस मामले पे खामोश दुनिया का कोई मुसलमान तो रह नहीं सकता है, लेकिन सरकारें जो मुसलमानों की हैं, जो पॉलिसी मेकर मुसलमानों के हैं, वो खामोश रहेंगे। कहीं न कहीं उनकी सांठ-गांठ भी हो सकती है, क्योंकि डॉलर ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसा जो मामला है, ये डॉलर बहुत से लोगों को ख़रीद देता है। मुस्लिम उम्मा के जो उल्मा हैं, मुस्लिम उम्मा के जो बड़े लीडरान हैं, उनको भी ख़रीद लेगा। कौन सी बड़ी बात है? बिकने को तो यहाँ ज़मीर बिकते हैं, यहाँ अमीर बिकते हैं, यहाँ सरेआम मुसलमानों के जो वकील हैं वो बिकते हैं। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क का मामला और मुल्क के मामले में जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो, और इस हवाले से दिल्ली में आज भी दूसरे दिन लगातार वज़ीर दाखिला की सरबराही में मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। कल शाम को वज़ीर दाखिला की जम्मू कश्मीर के आला हुकाम से जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से मीटिंग भी थी, और इसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शिरकत तो कर ही रहे थे। जम्मू कश्मीर के आला सिक्योरिटी अहदेदार भी इस मीटिंग में मौजूद थे, मुल्क के सिक्योरिटी अहदेदार भी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन कल अचानक वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के बाद फ़ौरन ये मीटिंग को मुलतवी ना सही लेकिन बर्खास्त करनी पड़ी, और आधी मीटिंग को आज दूसरे दिन कंटिन्यू किया गया। और आज खबरें हैं कि जम्मू कश्मीर से सिक्योरिटी मामलात को आज सरफरस्त रखा गया था, और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी मामलात को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद देखा और उन्हें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह भी किया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, लेकिन इस सिक्योरिटी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के कुलगाम का बहीपोरा का इलाका और वहाँ पे फ़ौज के BSF फ़ौज के टेरिटोरियल आर्मी के एहलकार की मौत, और उसके बाद आज सिक्योरिटी सिनेरियो पे जहाँ नज़र थी वहीं 500 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तारी के मामले पर जम्मू कश्मीर में सवाल भी हुए। और यही सवाल ट्विटर पर आज देखा जा रहा था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने यह सवाल उठाते हुए आज पूछा था कि कहीं ये इज्तिमाई इंतकाम गिरी तो नहीं है। आगा रूहुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा था कि रात भर के छापों में 500 अफराद की गिरफ्तारी, और कई जगहों पे बताया जाता है कि तादाद ज़्यादा भी है। क्या ये इज्तिमाई इंतकाम तो नहीं है? उन्होंने इन ऑपरेशंस और या इस मामले पर एक मुश्तरका नुक्ते पर पहुंचने की ज़रूरत की बात भी कही, और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का जवाब पेश करने के हवाले से भी जो हाइब्रिड मिलिटेंट वगैरह की बात की जाती है, उससे उन्होंने बताया कि ऐसे मामलात से थोड़ा सा परहेज सरकार को कह लिखना चाहिए। वहीं जमहूरियत पर भी उन्होंने बात करते हुए बताया कि नज़रिए बातचीत में मशगूल होने के बजाय खौफ से खामोश करना तारीख़ जमहूरियत की है। ये वो तारीख़ है, हिस्ट्री नहीं बल्कि काला तारीख़, इसे हम काला ही कह सकते। आगा रूहुल्ला का था ट्वीट था, और आपको थोड़ा सा नाज़रीन बताते चलें, जहां एक तरफ से छापेमारी का सिलसिला इस मामले को लेके, मिलिटेंसी मामले को लेके, वहीं SIA की छापेमारी भी आज जारी रही, और श्रीनगर से लेके बडगाम तक आज SIA की छापामार कार्रवाई के दौरान नूरबाग श्रीनगर की पंपोश कॉलोनी में एक रिहायशगाह पर छापा मारा गया, और बताया जाता है कि नूरबाग में मज़कूरा शख्स जिसके घर पे छापा मारा गया वो पेशे के एतबार से कार डीलर है। वहीं बडगाम के ठुकरपुरा में भी छापामार कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि एक ताजर पे घर पे छापा मारा गया। ताहम इन छापेमारी SIA की छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी के हवाले से या कोई गैजेट वगैरह जब्त करने के हवाले से कोई जानकारी शाम गए तक सामने नहीं आई थी।
लेकिन इधर सत शर्मा के साथ साथ सुनील शर्मा और भाजपा के दूसरे लीडर जिनमें रविंद्र रैना साहब का सदमी है, आज कुलगाम में मारे गए नौजवान के घर पे गए हुए थे। ये तस्वीर है श्रीनगर के बदामी बाग अस्पताल की, जहां लीडरान ने कुलगाम में मारे गए फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगे की अहलिया और उसकी बांजी की मिजाज पुरसी के लिए श्रीनगर के अस्पताल का दौरा भी किया और उसके बाद यहाँ से वो कुलगाम भी गए और उन्होंने मंजूर अहमद के घर पर पहुंचकर उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत भी की। यहाँ मीडिया से श्रीनगर में भी बीजेपी लीडरान ने बात की और कुलगाम में भी बात की और इन बात करने के दौरान इन लीडरान का पहला सवाल यही था कि 370 जो ख़त्म हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए थे, लेकिन अब जो सरकार आई है इसमें एक बार फिर हालात ख़राब हो रहे हैं और जो है मिलिटेंसी को जो ख़त्म किया गया था वो फिर सर पर उठा रही है और अमन दुश्मन बौखलाहट का शिकार होकर मासूमों का निशाना बना रहे थे। लेकिन भाजपा ने आज एक और बयान भी दिया, 1931 की तारीख को याद की और भाजपा के लीडर सुनील शर्मा और सत शर्मा दोनों ने बताया कि 1931 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हालात का, माहौल का को खराब करने की जिम्मेदार है। ये दोनों लीडरान का बयान था। वातावरण बनाना चाहते हैं ये लोग, निहत्थों के ऊपर वार करते हैं और यहां का वातावरण जो है पाकिस्तान के इशारे के ऊपर जो भी टेररिस्ट यहां पर काम कर रहे हैं वो मात्र पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। यहां का वातावरण खराब करना चाहते हैं, निर्दोषों की हत्या करना चाहते हैं, निहत्थों की हत्या करना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी ये टेररिस्ट हैं, वो लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ये सत शर्मा और सुनील शर्मा दो भाजपा के बड़े लीडर्स, रियासती प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ लीडर अपोजिशन और साबका सदर रविंद्र रैना जनूबी कश्मीर के कुलगाम में गए हुए थे। लेकिन पीडीपी की पार्टी भी कुलगाम गई हुई थी और इल्तिजा मुफ्ती पार्टी की लीडर आज कुलगाम के बहीपुरा के इलाके में गई हुई थी और जहां उन्होंने साबका फौजी अफसर के घर पहुंचकर उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत। इल्तिजा मुफ्ती ने यहाँ पे जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना भी बनाया, वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने 500 से ज़ायद नौजवानों की गिरफ्तारी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन नौजवानों ने, लोगों ने भारी मैंडेट दिया है और अब जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है एक बार फिर वही पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे उनके बकौल अगर कर कुछ नहीं सकती है, लेकिन इस पे कम अज़ कम वो आवाम के साथ खड़ा हो सकती है, बयान दे सकती है, इस चीज़ को रुकवाने के लिए एक प्रेशर माउंट कर सकती है। इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रही है? Why aren't they saying anything? बीजेपी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जी जी बीजेपी टारगेटिंग लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड एनसी और I have nothing to say. They don't want to take responsibility. हर एक चीज में अपना पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ करंट डेट में एनसी की सरकार है जिनके 50 एमएलए हैं, फिर भी मुंह में दही जमा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके उनको पूछना चाहिए कि ऐसे क्यों पकड़ धकड़ का माहौल है। जिन नौजवानों ने एनसी को ठकाठक वोट डाले उनके साथ अब ये सिला दिया जा रहा है, ये सिला कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको पुलिस आके गाँव में ले जा रही है, कुलगाम, बड़गाम, गांदरबल। इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन दैट यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। पुलिसिंग डज नॉट मीन कि आप अपना काम आसान करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट, वो बड़गाम हो, गांदरबल हो, कुलगाम हो, अगर आप सारे लोगों को उठा रहे हैं फिर तो आप कॉम्पिटेंट है ही नहीं। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है कि आपको 500 नौजवान लड़कों को उठाना पड़ा एंड 500 इज द ऑफिशियल फिगर। इट इज मच हायर, आई एम श्योर। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्टिस टू द फैमिली, आप यहाँ और ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट, ये आप एम्बिगुअस टर्म्स यूज कर करके हमारे नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले रहे हैं, थाने ले रहे हैं, और इनमें से जो ज्यादातर लोग हैं दे आर इनोसेंट ओनली, बट ऐसे ही आपका मूड आया डिटेन कर रहे हैं आप। सो दिस इज नो वे। इतने परेशान है क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे इलाके को, पूरे सब लोगों को उठाया जाएगा,
ये नहीं इन्वेस्टिगेशन। इल्तिजा मुफ्ती बात करी थी, लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद हो रही है। कल भी तनकीद हुई बिजनेस रूल्स को लेके, और कल बिजनेस रूल्स को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जहां पीडीपी और दूसरी जमातें साफ ज़ाहिर तनकीद तो करेंगी, लेकिन अवामी हलकों में भी कुछ लोग बात करते हुए पूछ रहे थे कि बिजनेस रूल्स असम्बली का सिविल असम्बली सेगमेंट चलाने का मामला है, तो उसमें डोमिसाइल को क्यों डिस्कस करना है इस बिजनेस रूल्स में, इन पे क्यों? ये तब डिस्कस किए जा सकते हैं जब असम्बली का स्टेटहुड रेस्टोर होगा, तब इस पे बात की जा सकती है। आज क्यों डिस्कस करना, ये बड़ा मुद्दा था। और इसके साथ साथ आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 लोगों की गिरफ्तारी पर तनकीद का निशाना पीडीपी बनाई रही थी, लेकिन कल के मामले पर तनकीद का जवाब देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने आज बताया कि इनको और कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें उड़ाने का मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने आज पीडीपी पर जवाबी तनकीद करते हुए बताया कि ये सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कल जो मामला जो है असम्बली की जो तरामीम की बात की जा रही है, असम्बली की बिजनेस रूल्स बनाने की बात की जाती है, वो टेम्पररी तरामीम अगर कहीं ज़रूरत पड़ी की जा सकती है। और क्योंकि यूटी भी खुद एक टेम्पररी है, तो इस टेम्पररी इशू के दौरान जो भी इशूज़ होंगे वो टेम्पररी होंगे, और उनका पहले ही सरकार ने बता चुकी है। तनवीर सादिक आ नहीं सकता कि हमने यूटी में इलेक्शन लड़ा, और सजाद साहब ने भी यूटी में इलेक्शन लड़ा, वहीद परा साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, महबूबा जी की डॉटर ने भी इलेक्शन लड़ा जिसमें वो हार गई। वो यूटी में इलेक्शन था, और यूटी में इस वक्त असेंबली का सेशन है, और वो सेशन चलाने के लिए इनको थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी होगी, और वो टेम्प्रेरी अमेंडमेंट होगी। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसमें बात कही है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि इसका स्टेटहुड वापस आना चाहिए, तो ये तो पता ही है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। जब जानते हैं ये लोग, तो ये बीजेपी की पॉलिसीज़ यहाँ क्यों अपना रहे हैं, जानबूझ के क्यों ये परेशानी कर रहे हैं, जबकि इसमें बहुत एक वरिष्ठ मेंबर्स हैं जो कमेटी बनाई है स्पीकर साहब ने। मतलब सिर्फ इतना है कि जो हाउस है वो किसी तरीके से चले, ये हुश-मुश में तो असेंबली चल नहीं सकती ना। तो एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मुझे लगता है अगर इसी महीने स्टेटहुड रेस्टोर हो गया तो ये सब बदल जाएगा। इनका सिर्फ एक ही मकसद पहले दिन से है कि किसी तरीके से तफरीकात उठाए, कन्फ्यूजन करे लोगों के दिमागों में। नहीं तो खुद ही ये लोग बीजेपी की गोद में थे, आज भी बीजेपी के साथ ये जुड़े हुए हैं, और वही बीजेपी जिसने ये स्टेटहुड यहाँ का ख़त्म किया, यहाँ का 370 ख़त्म किया, यहाँ के स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, 2019 किया। अगर ये लोग उस कैबिनेट में बैठे नहीं होते जिसमें सजाद साहब है, अल्ताफ बुखारी साहब है, वहीद परा साहब हैं, जो वहीद परा साहब कल तक बीजेपी को डिफेंड करते थे, वो आज हमें अचानक यूटी का रूल सिखा रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछे ना आप कि जब आप उस कैबिनेट के हिस्सा थे, कि वही बीजेपी की कैबिनेट है ना जिसने यहाँ 2019 किया। तो हम समझते हैं, और सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है, हमारे मंशूर में लिखा है हम ये हर कोई चीज़ बदलाएंगे जो चीज़ जो तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान सीनियर लीडर एमएलए, और बता रहे थे कि ये मामला जो है सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलिए, दिल्ली से खबरें आ रही है, और दिल्ली के हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक खबर है कि सोने की बड़ा खपत जो है वो ज़ब्त की गई है। वो खपत कितनी है, क्या है, इस पे बाद में मेरे साथी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में सरकार के पास पूरा कंट्रोल है, पूरे पावर्स हैं जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट में। और ये ऐसा कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और रियासती वजीर जावेद राना के। जावेद राना ने पुंछ में तकरीब के दौरान बात करते हुए बताया है कि जबकि ड्यूअल सरकार किसी भी मुल्क में किसी जगह पे कोई फ़ायदा मंद नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इख्तियारात की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के पास 99% पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है। और अपने महकमे की मिसाल देते उन्होंने बताया है कि उनके पास जो 3 महकमे हैं उन्हें चलाने में उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और ये जो बाज़ार में बताया जा रहा है कि ड्यूअल सरकार है, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने बताया कि सिर्फ अफवाहें हैं, और इन अफवाहों में यही सूरत हाल है कि ये सिर्फ ज़मीनी सतह पे कहीं भी हकीकत नहीं है। उनने अपने महकमे की बात करते हुए दूसरे वज़रा की भी बात करते हुए बताया कि दूसरे वज़रा के पास भी बहुत से जो पावर्स हैं वो बराबर हैं, और आवाम को जितने भी उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। ये जावेद राना जम्मू कश्मीर की सरकार के बड़े वजीर, और जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका ताल्लुक। लेकिन आपको बताते चले पुंछ का से इनका ताल्लुक, तो पुंछ के हवाले से खबर बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल की कृष्णा घाटी, और लाइन ऑफ कंट्रोल की कृष्णा घाटी में
कल रात देर गए ज़रा ज़ोरदार धमाके हुए हैं और इन धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दी। कुछ ज़राया का या कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पूरा इलाका दहल उठा और उसके फ़ौरन बाद फ़ौज ने इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया। तलाशी वगैरह जो सिस्टम होता है, जो कॉर्डन वगैरह होता है, वो शुरू किया गया। ताहम बाद में कोई ऐसी शय जिस पर एतराज़ वो बरामद तो नहीं हो सकी, लेकिन बताया जाता है कि ये जो धमाके हैं, ये ज़ेर ज़मीन जो बारूदी सुंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में बिछाई गई है, उन्हीं के फटने से ये धमाके हुए हैं। और कई लोगों ने इस चीज़ का भी इम्कान जाहिर किया कि हो सकता है कि कोई जंगली जानवर इस इलाके से गुजर रहा हो और उसका पाँव जो है किसी बारूदी सुरंग पे लगा हो, जिसकी वजह से वो बारूदी सुरंग फट गई और फिर एक के फटने से दूसरी भी फटती ही रहती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, PDP सदर महबूबा मुफ्ती उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा के लिए गई हुई थी और आज महबूबा मुफ्ती वापस भी आई थी और आज श्रीनगर में उनने पार्टी दफ्तर पर ज्वाइनिंग भी हाजिरी भी दी थी। आज उनको श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर खुर्शीद आलम समेत दूसरे लीडरान ने उनका इस्तकबाल भी किया, शुक्रिया भी किया और बताया कि इन हालात में पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और जम्मू कश्मीर की आवाम को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए महबूबा मुफ्ती अपनी कोशिशें जारी रखेगी। ये कोशिशों की बात, लेकिन सरकार की कोशिशों और सरकार की भी कोशिशों में बांडीपोरा के आर्जी मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के ओवरऑल आर्जी मुलाजमीन के लिए सरकार की क्या कोशिशें हैं, अवामी हल्के ये जानने के बड़े ही मुंतज़र रहते हैं। और बांडीपोरा में जो आर्जी मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ महकमे के, उन्होंने आज सुंबल के इरीगेशन कॉलोनी में एहतजाज भी किया और एहतजाज के दौरान मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने के साथ साथ मुस्तकिल करने की मांग भी की। ये बांडीपोरा का, लेकिन बडगाम पास का ज़िला है और बडगाम में नदी नालों पर कब्ज़ा करना और यूजुअली जम्मू कश्मीर में हर जगह से नदी नालों पर कब्ज़ा करना आम सी बात है। बडगाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे नदी नाले पे कहीं कब्ज़ा किया है, कहीं सारा कचरा नदी नाले में डाला गया है और ये आम तौर पे देखा जाता है। और जितनी भी हमारी नहरें हैं, वेस्ट जो जितना भी है, ये तस्वीर हैं बडगाम की और इन्हीं तस्वीर के बीच में आम तौर पे अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि हम अभी ज़ीहस की फ़हरिस्त में थोड़ा कम ही है। और आज नसरुल्लाहपुर और दूसरे कई इलाकों से ज़िला इंतज़ामिया बडगाम मुतहरिक भी हुई नज़र आई और आज कई जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको हटाया भी गया। कहीं नदी नालों पे कब्ज़ा किया गया था, उनको भी हटाया गया और कहीं नदी नालों में हमारी कॉल वगैरह जो होती हैं उनमें जो लोग दरख्त लगा देते हैं, कोई बीसे का लगा देता है, कोई सफ़ेदे का लगा देता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आज उन सब को काटा भी गया। और इरिगेशन महकमा आज जो है इन नदी नालों की जो देख रेख है उसको करने के लिए नज़र आ रहा था और महकमे ने आज कई जगहों पर महकमे को आवाम के वहाँ लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन भी देखने को मिला। ताहम हुकाम ने यही बताया कि इन्हें बाज़ाब्ता तौर पे पहले भी नोटिस कर चुके हैं, बताया जा चुका है कि ये गैर कानूनी तौर पे नदी नालों का आपने तजावुज़ कर रखा है, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला तो अब डोज़र भी लग सकता है। और आपको ज़रा चाडूरा का हाल अहवाल भी बताएं। ड्रेनेज चाडूरा की और ड्रेनेज चाडूरा की उस पर किस तरह से काम है, ये चाडूरा के खरीगुंड के लोगों ने कहना था। तामीर की गई ड्रेनेज और उसमें गैर मेयारी मवाद और उसके बाद हालात तस्वीर में। और मुकामी लोगों का कहना है कि सुरसियार ब्लॉक में ये ड्रेन जो है सिर्फ 1 महीना पहले ही महकमे ने बनाई है और फिर जो बनाई है उसकी सूरत-ए-हाल सामने है और यूँ हमारे ख़जाने आमरा को नुकसान हुआ है। आज मुकामी लोग इसी ड्रेनेज को लेके इंतज़ामिया से मांग कर रहे थे कि थोड़ी सी तहकीकात भी किसी मामले को होनी चाहिए कि कहाँ ड्रेनेज है, किसने बनाई है और किस मटेरियल से बनाई है। नाज़रीन, चलते चलते सरकार तक एक बात एक्सग्रेशन रिलीफ की भी। एक्सग्रेशन रिलीफ ख़ास तौर पे उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को दिया जाता था जो इस जम्मू कश्मीर के बदकिस्मत हालात की नज़र हो जाते थे। और कई सालों से जम्मू कश्मीर में इन लोगों को जो अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए उनको जान का नजराना देना पड़ता है, लेकिन उनके अहल खाना को, उनके बच्चों को भीख मांगने तक मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि घर का बड़ा साया जब उठ जाए तो फिर आगे के हालात दुनिया जानती है।
और इसी हवाले से आज भी सवाल यही पूछा जा रहा है कि एक्स ग्रेशियर लीव के हवाले से सरकार ने बड़े नुकात उठाए थे, बड़े प्रोग्राम बनाए थे। 5 अगस्त के बाद बताया था कि 1 नेशन 1 फार्मूला, तो 5 अगस्त के बाद उसी 1 नेशन 1 फार्मूला में जम्मू कश्मीर में जो लोग कौम की मिलत की खिदमत करते हुए मारे जाते हैं या निहत्ते मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, उनके लिए सरकार वेलफेयर स्टेट में एक्स ग्रेशियर लीव होता है, वो क्यों नहीं दिया जाता, क्यों उसमें डिले किया जाता है। ये सवाल बहुत सी जगहों से हमसे पूछा जा रहा था, हमें बताया जा रहा था कि हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, और हम भी इसी टेलीविज़न के ज़रिए सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हर डीसी ऑफिस में एक्स ग्रेशियर की फ़ाइल क्यों रुकी पड़ी है। इतना खर्चा किया जाता है देश के मुल्क के नाम पर, तरक्की के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, दूसरे के नाम पर इतना खर्चा किया जाता है, लेकिन उन फैमिलीज़ जो अपनी जिनका खून बहता है मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, उनको क्यों नहीं वो एक्स ग्रेशियर लीव मिलता है। तो आज का मुद्दा, आज का दिन भर इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, करो बेकायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।